Good morning, students. We are discussing your chapter, that is periodic classification of elements. In previous class, we have discussed two important laws related to periodic classification of elements. First one was for the Daubernier's triad, and the second one Newland's octave rule. जब हम डॉवेनियर ट्रायड की बात करते हैं तो वो केवल 9 एलिमेंट्स को ही एक्सप्लेन करता है, और हमारे टोटल जो एलिमेंट्स हैं 2118 एलिमेंट्स, तो ये फेल हो गया। उसके बाद और इसमें एक रिसर्च हुई या ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं हम, जो न्यूलैंड ने दिए कि जो पीरियडिक एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स ऐसे अपनी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो करते हैं, जैसे म्यूजिकल नोट्स। आपने देखा होगा कि फर्स्ट म्यूजिकल नोट 8th एलिमेंट से मैच करता है। सेम वे में न्यूलैंड ने कहा कि अगर हम उनको उनके वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो एवरी 8th एलिमेंट विल हैव द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक दी फर्स्ट वन। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी 20 एलिमेंट्स तक ही एक्सप्लेन कर सका। इसके बाद जो सबसे एडवांस हम कह सकते हैं उस टाइम में जो क्लासिफिकेशन दिया वो साइंटिस्ट थे मेंडलीफ ने एक्चुअल में क्या है, जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें इन्होंने लॉजिक या सिंपल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर अपना लॉ नहीं दिया, बल्कि इन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट्स थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, है ना। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उन्होंने देखा कि डिफरेंट जैसे एलिमेंट्स हैं कि ऑक्सीजन के साथ उन्होंने रिएक्शन कराया, हेलोजन के साथ रिएक्शन कराया, है ना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया, तो उसके साथ वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, है ना, कितनी वैलेंसी शो करते हैं। तो ये जो केमिकल उनकी एनालिसिस थी उससे इनका जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन है वो ज़्यादा साइंटिफिक हो गया, है ना। और यही रीज़न है कि इनके पीरियडिक कॉन्सेप्ट को जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसका फाउंडेशन माना जाता है, और मेंडलीफ को फादर ऑफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है ना। मेंडलीफ कौन है? फादर ऑफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बिल्कुल जो आज का पीरियडिक टेबल है ना, उसी फॉर्म में अपना पीरियडिक टेबल दिया, और वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। तो देखिए इनका जो मानना क्या था, एजम्पशंस क्या थे, इन्होंने बोला कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, है ना। कोई भी एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है तो उसका उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है? 1। हीलियम है उसका एटॉमिक मास कितना है? 4। लिथियम है उसका मास कितना है? 7। बेरिलियम है उसका मास कितना है? 9, है ना, 1 4 7 9। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो एटॉमिक मास है ये हमें एक बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है, किसके लिए, कि हम एलिमेंट्स को किस तरीके से प्लेस करें ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़, है ना, एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हों, या हम कहें कि सर्टेन इंटरवल के बाद सेम काइंड के प्रॉपर्टीज़, सेम काइंड के एलिमेंट्स एक प्लेस पर आ जाए। तो देखिए जब हम इसमें एक तो इन्होंने ये कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उनको रख दें तो हमें पता चलता है कि देयर इज़ अ रिपीटिशन of properties after certain interval
फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो सर्टेन इंटरवल के बाद क्या करती हैं, एक दूसरे को रिपीट करती हैं। अच्छा, थर्ड उनका क्या था कि ही अरेंज्ड नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इन हॉरिजॉन्टल रोज। देखिए ये जो रोज होती हैं हमारी, ये वाली जो बाई एक्सिस के अलॉन्ग होती हैं, ये वर्टिकल होती हैं, और जो ये वाली रोज होती हैं, ये वाली है ना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज में उनको प्लेस किया। ही एनकाउंटर्ड एन एलिमेंट विच हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। उन्होंने इसको तब तक प्लेस किया जब तक कि वो एलिमेंट नहीं मिल गया जिसकी प्रॉपर्टी किसके मैच कर रही हैं, फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, ही प्लेस द एलिमेंट्स बिलो द फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा, जैसे ही उनको मिल गया कि ये वाला एलिमेंट फर्स्ट से मैच कर रहा है, तो वहाँ से उन्होंने सेकंड रो ऑफ एलिमेंट स्टार्ट की। देखिए दोबारा समझ लीजिए, जैसे उन्होंने प्रॉपर्टी स्टडी की, इसका एटॉमिक मास देखा, केमिकल प्रॉपर्टी देखी, उसको यहाँ प्लेस कर दिया, फिर सेकंड को यहाँ, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, है ना, और फिर जो एट्थ एलिमेंट आया उन्होंने देखा कि एट्थ की प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच कर रही है, तो एट्थ को क्या रखा उन्होंने, फर्स्ट के नीचे। 9 को फिर कहाँ रखेंगे, 2 के नीचे। 10 को कहाँ रखेंगे, 3 के नीचे। इस तरीके से ये उनका फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो हो गई, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल रो हो गई। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को प्लेस किया। उस टाइम तक जो टोटल एलिमेंट्स थे वो कितने थे, 63 एलिमेंट्स थे, उनको इन्होंने प्लेस किया। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जैसे ये हमारे बन गए, तो अगर हम बात करें जनरलाइज वे में, तो मेंडली पीरियडिक लॉ में टोटल 8 हॉरिजॉन्टल रो थी और 8 उसमें वर्टिकल रोज थी, है ना, वर्टिकल कॉलम थे। 8 क्या थे उसमें, वर्टिकल कॉलम। इस तरीके से 1 2 3 4 और 6 उसके अंदर हॉरिजॉन्टल रोज थी उस टाइम तक। देखिए उसके बेसिस पे उन्होंने एक मेंडली पीरियडिक लॉ दिया। वो हमारा क्या कहता है कि फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, ये फर्स्ट पार्ट उसका। सेकंड आर द पीरियडिक फंक्शन, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड आर द पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास, ये थर्ड पार्ट हो गया। यानी मेंडलीव के पीरियडिक लॉ को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़, कौन सी, दोनों ही, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। सेकंड दीज आर पीरियडिक फंक्शन। पीरियडिक फंक्शन का मतलब है कि जैसे जो हमारी वॉच होती है, वॉच के अंदर निडल होती है ना, निडल एक सर्टेन इंटरवल के बाद उसी पोजीशन पर आ जाती है ना, तो ये पीरियडिसिटी है निडल की, मिनट या सेकंड वाले की। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट दीज आर द पीरियडिक फंक्शन, यानी सर्टेन इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट एक जगह पर आएंगे, लेकिन कब आएंगे, व्हेन दे आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, अगर उनको हमने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। ठीक है, मेंडली पीरियडिक लॉ की जब भी बात होगी तो आपके माइंड में 3 पॉइंट्स आने चाहिए। फर्स्ट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। सेकंड, दीज आर पीरियडिक फंक्शन। थर्ड, किसके, एटॉमिक मास के। ठीक है, अब देखिए ये मेंडलीव की पीरियडिक टेबल है उस टाइम की, है ना। तो इसमें देखिए जब इनिशियली हम बात करें तो जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं वो ये हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। हॉरिजॉन्टल रोज़ कितनी है, 6। और वर्टिकल की अगर हम बात करें, कॉलम जो हैं, है ना, वो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरा 8। ठीक है, उन्होंने इसको फर्दर भी डिवाइड किया था। कैसे, 1 को 1A 1B
ऐसे 2 को 2A 2B, 3 को 3A 3B, 4A 4B, 5A 5B, 6A 6B, 7A एंड 7B। और 8th में उन्होंने 3 कैटेगरीज मतलब 3 कॉलम्स डिवाइड किए थे, सब कॉलम 8 ABC। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब हम फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं तो फर्स्ट वाले कॉलम में क्या है, हम बोल रहे थे फर्स्ट ए फर्स्ट बी, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं है ना, ये इस तरफ थे, और जो ये वाले हैं ये दूसरी तरफ बी वाली साइड में थे। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये एक तरफ थे, ये दूसरी तरफ, ये वाले इस तरफ, ये इधर, है ना। लेकिन आप जनरल में इतना याद रखिए कि जो इसमें फर्स्ट 2 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, वो 2 पार्ट थे ए बी, और जो 8 थे उसमें 3 थे ए बी सी, यानी 3 सब कॉलम्स थे। उस टाइम पर नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो उनके जो फॉलोवर्स थे मेंडलीफ के, उन्होंने इसका मॉडिफाइड वर्जन है ना प्रेजेंट किया। तो उसमें उन्होंने क्या किया, एक अलग से कॉलम इसमें ऐड कर दिया। देखिए ये वाला, मैंने बोला कि टोटल कितने कॉलम थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। लेकिन बाद में एक कॉलम और ऐड हो गया, किसके लिए, नोबल गैसेस के लिए। नोबल गैस क्या होती हैं, नोबल गैसेस वो होती हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, या ऑक्टेट या डुप्लेट। जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये इनर्ट होती हैं, है ना, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। क्लियर। तो ये मेंडलीफ ने पीरियडिक टेबल उन्होंने प्रोवाइड की थी, और इनका बेसिस क्या था कि उन्होंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन के साथ कराया, हेलोजन के साथ कराया। उनके साथ रिएक्ट कराने पर उनकी केमिकल रिएक्टिविटी देखी। जैसे लिथियम सोडियम है तो वो क्या बनाएंगे, NaH, है ना, वैलेंसी कितनी शो कर रहे हैं, 1 शो कर रहे हैं। ऐसे ही पोटेशियम भी वैलेंसी कितनी शो कर रहा है, 1, है ना। अब सेकंड में देखें तो मैग्नीशियम के साथ MgH2, CaH2, इनकी वैलेंसी कितनी है, 2 हो गई। थर्ड की देखें तो AlH3, तो इसकी 3 हो गई। इस तरीके से उन्होंने देखा डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करा के कि जो सेम वे में रिएक्ट करेंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो उनको उन्होंने सेम कॉलम में प्लेस कर दिया इस तरीके से। ठीक है। तो मेंडलीफ की जो पीरियड टेबल थी वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक थी उस टाइम पीरियड में, और हर बात के लिए उनके पास एक एविडेंस था। तो देखिए इन्होंने क्या इनके फीचर्स थे, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल माने इस तरीके से, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7, दीज रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। इनको क्या बोला उन्होंने, पीरियड बोला। देखिए ये वाले 1, देखिए ये जो हाइड्रोजन है उनके टाइम पर कन्फ्यूजन वाली कंडीशन में थी कि इसको हम फर्स्ट में रखें या 7th में रखें। ठीक है। अगर इसको भी काउंट कर लेंगे तो 7 हो जाएंगे, वैसे ये 6 होते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7, है ना। हाइड्रोजन वाले को भी अगर हम कंसीडर करेंगे तो 7 हो जाएंगे, और वैसे ये 6 को हमारे पीरियड्स होते हैं। सेकेंड, देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम नंबर 1 to 8. These 8 columns are called groups. Group 1 to 7 are further divided into A and B. मैंने बताया था 8th वाले को 3 में डिवाइड किया था, ABC. The properties of element in particular period so regular gradation. देखिए इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, या इसका फीचर कह सकते हैं हम पीरियडिक क्लासिफिकेशन का, कि अगर हम किसी भी कॉलम में जाएं, ग्रुप में जाएं, है ना, ये सारे ग्रुप हैं, ये ग्रुप है, ये ग्रुप हैं,
अगर इसमें हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्रुप में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ हमारी होती हैं वो सेम रहती हैं, ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। लेकिन अगर हम पीरियड में जाएं इस तरीके से, है ना, यूँ बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो अगर कोई प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो वो यहाँ पर इंक्रीज़ होती जाएगी, और अगर कोई प्रॉपर्टी डिक्रीज़ हो रही है तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, है ना। जैसे मान के चलिए कि इसकी एटॉमिक रेडियस कितनी है, 20, इसकी है 19, इसकी 18, तो इसकी कितनी होगी, 17, है ना। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2, इसकी 2.5, इसकी 3, तो इसकी क्या हो जाएगी, 3.5। यानी जो प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो रही है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी पीरियड में, जो प्रॉपर्टी हमारी डिक्रीज़ हो रही है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी, है ना। यानी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ किस तरीके की होंगी, ठीक है। और अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या है कि जैसे फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वही क्लोरीन की होगी, वही हमारी ब्रोमीन की होगी। ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी होगी वही सल्फ़र की होगी, वही हमारी सेलेनियम की होगी। नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वही फास्फोरस की, कार्बन की सिलिकॉन की, बोरोन की एल्यूमिनियम की। यानी एक ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं। पीरियड में प्रॉपर्टीज़ ग्रेजुअल डिग्रेडेशन या ग्रेजुअल इंक्रीज़ होता है ना। ग्रेजुअल माने धीरे धीरे। अब मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल की मेरिट्स, तो मैंने क्या बताया कि उनमें धीरे धीरे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। तो उन्होंने देखा कि जब हम चलते हैं तो कहीं पर एक साथ बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हो रहा है किसी प्रॉपर्टी में, या डिक्रीज़ हो रही तो बहुत बड़ा डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ज़रूर यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो आज के टाइम पर डिस्कवर्ड नहीं है, पर फ्यूचर में क्या होगा, उसकी डिस्कवरी होगी। तो उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ा और उनका नेम भी उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया, है ना। इसी वजह से मैंने बोला था कि इनकी पीरियड टेबल बहुत ज़्यादा साइंटिफिक थी, है ना। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप ब्लाइंड रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। वहाँ पर जो भी आप कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस नहीं है तो उसके लिए आपको स्पेस रखना चाहिए, है ना, कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने उस गड़बड़ का लिए स्पेस छोड़ा और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी कर ली कि इसकी प्रॉपर्टी ये होगी, इसकी ये होगी, इसकी होगी। बाद में उनको डिस्कवर किया गया। तो देखिए बोरोन के जो नीचे था उसका नेम उन्होंने लिखा एका बोरोन। क्या लिखा, एका बोरोन। एल्यूमिनियम के नीचे जो स्पेस था, है ना, एक एलिमेंट आना था जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बता दी कि ये प्रॉपर्टीज़ होंगी इसकी, तो उसका नेम लिखा एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ठीक है। और बाद में इनका डिस्कवरी हो गई तो एका बोरोन का नाम हो गया स्कैंडियम, एल्यूमिनियम का गैलियम, सिलिकॉन का जर्मेनियम, ठीक है। तो ये इनकी बहुत बड़ा अचीवमेंट था, है ना। इसी वजह से इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, सॉरी फादर ऑफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर। सेकंड, उन्होंने देखिए क्या किया, मैंने क्या बोला था कि उन्होंने केवल किसी चीज़ को मतलब किसी से ऐसे ही मतलब वही वो ऐसा लग रहा है फीलिंग या इमोशंस के बेसिस पर नहीं किया। उन्होंने जो भी कहा केमिकल एनालिसिस किया उसके लिए, है ना, केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी को स्टडी किया, है ना। उससे उन्हें बेनिफिट भी हुआ। देखिए क्या बेनिफिट हुआ कि कुछ एलिमेंट्स थे जिनको बाद में रखा गया था उनको इन्होंने अपनी सही पोजीशन पर रखा। He also predict properties of some element even before their discovery, which were later found to be correct, है ना। तो देखिए जैसे एका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी इन्होंने बताई कितनी 68 होनी चाहिए, और बाद में वो क्या मिला, हमें गैलियम मिला, उसकी प्रॉपर्टी 69 मिली। उसके ऑक्साइड का क्या होना चाहिए, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो ऑक्साइड से रिएक्ट किया तो O3 बनना चाहिए, तो वही बना उसका O3। क्लोराइड के साथ यानी हेलोजन के साथ 3 वैलेंसी शो करेगा, तो वो बाद में जब डिस्कवर्ड हुआ तो उसकी वैलेंसी वास्तव में 3 निकली। इसके अलावा नोबेल गैस उस टाइम पर डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक, है ना, पूरा नया कॉलम बना दिया जिससे सारी जो नोबेल गैसेज हैं वो वहाँ पर अक्मुलेट हो गई। डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। डीमेरिट का मतलब होता है कि उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे,
है ना, कुछ उसमें पॉसिबिलिटी है उसको और डेवलप और इम्प्रूव करने की। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी एल्कली मेटल और हैलोजन दोनों से मिलती है। कैसे, देखिए हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसको स्टेबिलिटी 2 वेज से मिल सकती है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो इसके पास 0 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन करने के बाद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और हीलियम हमारी क्या है? इनर्ट गैस है या नोबल गैस है ना। जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये एलिमेंट क्या करते हैं? ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। इनका ऑक्टेट नहीं होता, डुप्लेट होता है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये वाली टेंडेंसी किससे मैच कर रही है? एल्कली मेटल से, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनसे, है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस वाले से। और 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है, ये प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है? हैलोजन से, ठीक है। तो इस वजह से हाइड्रोजन की पोजीशन को वो डिफाइन या डिटरमाइन नहीं कर पाए। सेकंड है पोजीशन ऑफ आइसोटोप। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। अब इन्होंने क्या बोला कि हमको जो एलिमेंट्स रखने हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखना है, ठीक है। तो एटॉमिक मास प्रोटियम का 1 होता है, और ड्यूटेरियम का 2 होता है, और ट्राइटियम का 3 होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, हाँ, जो प्रोटियम है वो तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, और ड्यूटेरियम सेकंड में, और ये थर्ड में आएगा। लेकिन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, ठीक है। तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, तो इनको 3 ग्रुप में हम नहीं रख सकते, तीनों को हमें फर्स्ट ग्रुप में ही रखना होगा। तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थर्ड वन, एट अ सर्टेन प्लेसेस एलिमेंट ऑफ हायर एटॉमिक मास वर प्लेस्ड। देखिए इसको समझिए। यहाँ पर आपको निकेल दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसका एटॉमिक मास 58.7 है, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है? 58.9। उन्होंने क्या बोला, जिसका मास कम होगा वो पहले आएगा, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट उसकी पोजीशन होगी। जिसका मास हाई होगा वो बाद में जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, निकेल यहाँ आना चाहिए, कोबाल्ट यहाँ आना चाहिए, है ना। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। लेकिन उन्होंने इसको इंसिस्ट किया, नहीं, एटॉमिक मास कुछ भी हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी इस तरीके से आ रही है ना। कोबाल्ट की एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर कोबाल्ट यहाँ प्लेस किया जाएगा और निकेल यहाँ पर प्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो इसको वो एक्सप्लेन, हालांकि उन्होंने पोजीशन तो बिल्कुल करेक्ट रखी, लेकिन वो इसको अपना जो मेन लॉ था कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, तो उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पर इनकी पोजीशन बिल्कुल सही है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि मैंडलीफ भले ही फेल हो गए, है ना, लेकिन उन्होंने सही को सही कहा, गलत को गलत कहा, है ना। जो फैक्ट उन्हें मिला उस फैक्ट को उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, बल्कि ये नहीं कि अपना जो उन्होंने लॉ दिया कि उसको कैसे भी तोड़ मरोड़ के, है ना, उसको फॉलो कराएं। वो चाहते तो इसको बढ़ा देते या इसको कम कर देते, वो नहीं। उन्होंने जो फैक्ट था उस फैक्ट को माना कि भाई केमिकल रिएक्टिविटी कोबाल्ट को पहले अलाउ करती है, निकेल को बाद में, भले ही एटॉमिक मास इसको रिवर्स करता हो, ठीक है। तो इन्होंने केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, इसी वजह से, है ना, इनका बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है केमिस्ट्री में। कौन कौन से डिमेरिट्स हो गए? फर्स्ट हाइड्रोजन की पोजीशन, सेकंड आइसोटोप्स की पोजीशन, थर्ड जो हायर एटॉमिक मास है उनको पहले रख दिया, लोअर एटॉमिक मास को बाद में रख दिया।
एंड सम एलिमेंट प्लेस्ड इन सेम सब ग्रुप है डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखिए मैंगनीज़ को उन्होंने क्या किया, हेलोजन के साथ रख दिया। आगे आप पढ़ेंगे कि हेलोजन नॉन मेटल है और मैंगनीज़ हमारी मेटल है। मैंगनीज़ हैवी मेटल है और जो हेलोजन्स हैं वो रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मेंडलीफ की जो पीरियड टेबल थी उसमें कुछ करेक्शंस होने थे या उसको और डेवलप होना था और मॉडिफाई होना था। आप इसको पढ़िए, टेबल इसकी बना लेना है ना, और इसके करेक्टरिस्टिक फ़ीचर, इसके एडवांटेज और डिमेरिट्स, इनको आप याद करना।